हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद एके। तो दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास की घटना चक्र सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जिसका इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है और इसकी पीडीएफ इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर दें, क्योंकि ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राम समाज क्या है, कुछ परिभाषाएं देखी थी। उसके बाद ये देखा था कि आज़ादी के बाद किस तरह के विकास कार्य हो रहे थे। आज़ादी के बाद जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे किसानों के लिए विकास कार्य पर ध्यान नहीं दिया था, उन चीज़ों पर ध्यान दिया गया और नई प्रशासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो उसके बाद अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जब प्रशासन व्यवस्था स्थापित हो गई है तो अब हम दूसरे वीडियो में विकास के नए चरण, विकास के विभिन्न चरण आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था। ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। उन कार्यक्रमों को बनाने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है और उन पर प्रशासन करने की, उनको लागू करने की जिम्मेदारी सीधा राज्य की होती है। लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होता है और जिसका प्रमुख होता है एक सचिव। इसके ऊपर कृषि एवं ग्राम विकास हेतु विकास आयुक्त होता है। तो ग्राम विकास विभाग में दो लोग होते हैं, एक प्रमुख सचिव होगा और एक विकास आयुक्त होता है। राज्य स्तर पर प्रारंभिक चरण में विकास आयुक्त का पद था, जो विकास समिति की निगरानी में चलने वाले सभी विकास कार्यों का प्रभारी होता था। तो जो शुरुआत में जो विकास आयुक्त का पद हुआ करता था राज्य स्तर पर, अभी एक सचिव का पद है। तो जो विकास आयुक्त हुआ करता था वो विकास समिति की निगरानी और विकास कार्यों का हेड हुआ करता था। विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है। ये सारे पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा कि विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। विकास समिति में दो लोग होते हैं, विकास आयुक्त और एक सचिव होता है। और अधिकतर मामलों में योजना विभाग अथवा ग्राम विकास विभाग नीति नियोजन क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो योजनाएं बनाई गई, केंद्र क्या देखता था, जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि केंद्र पैसे का देखता था कि किस राज्य को सहायता या पैसे देने हैं योजनाओं को पूरा करने के लिए, और इनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है राज्य। तो ये सब जो कौन से कार्य कहाँ होने हैं, ये सब के लिए राज्य देखता है। मुख्य कृषि सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति योजनाओं की समीक्षा, स्वीकृति, समन्वय, निगरानी, मूल्यांकन का काम करती। अब हम जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था पहले हमने राष्ट्र स्तर पर या केंद्र स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी। अब जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1952 में। तो जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था तो जिला कलेक्टर को जिले के सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बना दिया गया था। यानी जिले का प्रमुख जिला कलेक्टर ही जिले की योजनाओं का समन्वय करता और जिले योजना समिति की अध्यक्षता करता था। तो राज्य में अध्यक्षता सीएम करता है, लेकिन जिले में कलेक्टर ही उस योजना समिति की अध्यक्षता करता है। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता था। तो जो समिति है उसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेगा, अध्यक्ष कलेक्टर होगा, उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे और इनकी सहायता जिला योजना अधिकारी करता था। 1969 में किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए आरबीआई ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति इसकी नियुक्ति की, और जिसमें लघु किसान विकास एजेंसी और सीमांत किसान एवं खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी, जिसका SFDA यानी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, और MFAL यानी मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स, इनका गठन किया। तो इसकी सिफारिश किसने की थी? आरबीआई की अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति। नेक्स्ट है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860
इम्पोर्टेंट है। पंजीकृत जिला स्तर पर एक, इस पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत जिला स्तर पर एक स्वायत्तशासी एजेंसी, जिला स्तर पर एक स्वायत्तशासी एजेंसी अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा, इसकी स्थापना की गई, जिसका काम SFDA या MFAL को लागू करना था। तो पहले तो वो एजेंसियां स्थापित की गई, उसके बाद एक स्वायत्तशासी एजेंसी बनाई गई और उसका अध्यक्ष किसको, जिला कलेक्टर को बना दिया गया। और ये क्या करेगी, इनको लागू करना था, यानी SFDA और MFAL जो योजनाएं थी इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP और मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू किया गया था। खंड और गांव के स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था, तो अभी तक हमने 3 जगह प्रशासनिक व्यवस्था देख ली है। पहला तो केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। अब हम खंड और गांव स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का निर्माण योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि शामिल थी। तो जो विकास खंड का निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ? पहला पॉइंट तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था, उसके अंतर्गत विकास खंड का निर्माण किया गया और इसमें समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था। अब इसमें क्या क्या आ जाता था? शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ये सारी गतिविधियां शामिल थी। कृषि तो था ही, उसके साथ साथ ये गतिविधियां भी ग्राम विकास के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल की गई थी। खंड प्रशासन में खंड स्तर पर एक अधिकारी अर्थात खंड विकास अधिकारी BDO को रखा गया था। तो खंड प्रशासन में BDO होगा। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की थी। तो देखिए, सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा इनकी समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इसने व्यापक अध्ययन के बाद 24 नवंबर 1957 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य, यह समिति जो गठित की थी, इसका उद्देश्य क्या था? जनता में पंचायतों के प्रति उत्साह कम क्यों हो गया है और इस समस्या से निजात पाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाए, इस उद्देश्य से यह समिति गठित की गई थी। और इसने जब अध्ययन किया था तो अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि ग्राम विकास योजनाओं में जनता को सक्रिय भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजना और प्रशासकीय सत्ता दोनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि गांव के स्तर पर ऐसी एजेंसी के बिना जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके और उत्तरदायित्व ले सके तथा विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर सके, इनको आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सके, ग्रामीण विकास का वास्तविक प्रगति संभव नहीं है, ऐसा कहना था इस बलवंत राय मेहता समिति का। तो इसका क्या है कि योजना और प्रशासकीय सत्ता दोनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यह कहना था। इस दल ने सुझाव दिया था कि ऊपर देखिए, जो मैंने अभी पॉइंट बताया इनिशियल, वो पॉइंट आप ये अलग से बताया मैंने ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि ये बलवंत राय मेहता समिति का मेन मोटो उस समय क्या था। फिर इसने जो सुझाव दिया था, इसने बताया था कि जिला स्तर, मध्य में खंड स्तर और नीचे पे ग्राम स्तर, यानी इसने त्रिस्तरीय ढांचे में खंड की बुनियादी इकाई तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन और योजना इन दोनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ऐसा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। खंड स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा BDO की अध्यक्षता में और ग्राम स्तर कर्मचारियों और अन्य खंड कर्मचारियों की बैठक में पाक्षिक आधार पर की जाती है। यानी जो BDO है ये अध्यक्ष होगा और ग्राम स्तर के कर्मचारी भी शामिल होंगे, खंड कर्मचारी भी शामिल होंगे और पाक्षिक यानी कि 15 दिन में जो विकास कार्यक्रम खंड स्तर पर हो रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट है खंड के सभी क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए एक तिमाही में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान करेगा और BDO सदस्य सचिव की हैसियत से आएंगे। तो इससे पहले है कि जो ऋण, क्रेडिट, आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए एक खंड स्तरीय समन्वय समिति आयोजित की जाती है, जिसकी बैठक एक फिक्स डेट में महीने में किसी एक दिन
हो जाती है। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान और इसका अध्यक्ष। तो देखिए आप ये तीनों पॉइंट का जो समितियों का महीने में, कभी पाक्षिक, कभी तिमाही में आयोजन हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि उसमें जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए इनका आयोजन होता है। तो तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो कि जो खंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा होती है उसकी अध्यक्षता BDO करता है, और ये कब होती है? तो पाक्षिक आधार पर होती है। दूसरा पॉइंट, खंड के सभी क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए। तो पहले में क्या था? खंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए तो उसकी अध्यक्षता BDO करेगा, लेकिन खंड के सभी क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए प्रधान उसकी अध्यक्षता करेगा, और यह बैठक तिमाही पर होगी। BDO इसका सदस्य सचिव होगा। तीसरी होती है कि जो ऋण आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए खंड स्तरीय समन्वय समिति गठित होगी, और इसकी बैठक महीने में एक बार किसी नियत तारीख पर होगी, और जिसका अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट लिख लेने, नोट कर लेने, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर है जिला ग्राम विकास एजेंसी। जिला ग्राम विकास एजेंसी यानी DRDA। ग्राम विकास मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका जिला ग्राम विकास एजेंसी को निभानी चाहिए। तो देखिए, जो जिला ग्राम विकास एजेंसी है ये किस स्तर पर होगी? जिला स्तर पर। और यह सिफारिश किसने की थी? ग्राम विकास मंत्रालय ने, कि जिला स्तर पर जो नियोजन और क्रियान्वयन के लिए जिला ग्राम विकास एजेंसी होनी चाहिए। ओके, इसके बाद इसमें इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जो जिला ग्राम विकास एजेंसी है इसका अध्यक्ष होता है कलेक्टर, उपाध्यक्ष DM हो सकता है। तो जो अध्यक्ष है कलेक्टर है, उपाध्यक्ष यानी उपायुक्त DM। जिला ग्राम विकास एजेंसियों का गठन स्वायत्त शासी एजेंसियों के रूप में छठी योजना के प्रारंभ में हुआ था, जब देश के सभी खंडों में IRDP और NREP की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, छठी योजना कब आई थी? 1980 से 85 में। और ये जिला ग्राम विकास एजेंसी का गठन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका अध्यक्ष कलेक्टर और उपायुक्त DM होगा, और इसकी सिफारिश ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह उस समय आई थी जब देश में IRDP और NREP इन दोनों की शुरुआत हो गई थी। तो IRDP क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में शुरू किया गया था। और NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यह अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था, और इसको नियमित रूप से यह एक योजना बन गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यह 1981 में बनी थी। तो जब इन दोनों की शुरुआत हो रही थी, उसी समय जिला ग्राम विकास एजेंसी के गठन की योजना बनाई गई थी। जिले में कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिला विकास एजेंसी होती है। तो क्या है जिला विकास एजेंसी का कार्य? क्या है? जो कार्यक्रम का नियोजन, उनका क्रियान्वयन, निगरानी करना, उनका मूल्यांकन करना, यह कार्य होता है जिला विकास एजेंसी का। DRDA के अध्यक्ष को एजेंसी की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी समिति के गठन का अधिकार होता है। समिति में सदस्य की हैसियत से जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला विकास समिति के गठन का सुझाव दिया था। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, जिला विकास समिति का मुख्य कार्य होता है जिला स्तर के सभी विभागों और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों जैसी अन्य एजेंसियों के काम में तालमेल, जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी दैनिक समस्याओं का निपटारा भी करती है। तो इस समिति के कार्य देख लीजिए। कार्य है कि पहला है कि यह जिला स्तर के सभी विभागों और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंक, इन सभी एजेंसियों के काम में तालमेल बिठाती है, क्योंकि सभी मिलकर ही ग्राम के विकास में सहायक होंगे ना, कि जो विभाग हैं, विभागों का और बैंक का और जिला के उद्योग केंद्र हैं, ग्राम उद्योग केंद्र हैं, खादी ग्राम उद्योग केंद्र है, इन सब के बीच जब समन्वय होगा तभी ये एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहायता से ही विकास संभव है। तो इसलिए इनमें तालमेल बिठाने का काम जिला विकास समिति करती है, यानी ये एक केंद्र के रूप में कार्य करती है। फिर इसका और क्या होता है? कार्य समिति जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रम, जो कार्यक्रम मैंने बताया अभी पीछे कि बैठकें होती हैं, और उन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, तो उनकी समीक्षा और कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मतलब वो बैठकें हुई या नहीं हुई वो भी यही देखता है, और प्रशासन संबंधी दैनिक समस्याओं का निपटारा भी ये जिला विकास समिति के द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति की अवस्था। तो हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन
और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक ग्रुप माना जाता है हरित क्रांति। और उसका क्या काम था? वो खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीज HYV की खोज की थी। इन बीजों को उचित सुविधाएं और संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। तो देखो, आपको पता है कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये यूएसए के थे और इनको बोरलॉग पुरस्कार का भी आयोजन होने लगा है कृषि के क्षेत्र में। तो नॉर्मन बोरलॉग को इनके हरित क्रांति लाने की वजह से हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इनको 1972 में जो बोरलॉग पुरस्कार, इनके नाम से जो पुरस्कार शुरू किया जाने लगा है वो 1972 में शुरू किया गया है। और नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके। इन बीजों को उचित सुविधाएं और संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता था। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने HYV बीजों की खोज की थी। और ये क्या थे? अधिक उत्पादकता वाले बीज। और भारत में भी उस समय क्या चल रहा था कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो, तो भारत में भी ये क्रांति आई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन के। इन्होंने क्या किया था? मैक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर भी बल दिया और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। देखिए, भारत सरकार सोच तो रही थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके लिए क्या करना होगा? उसके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने बहुत अहम योगदान दिया है। MS स्वामीनाथन तमिलनाडु के रहने वाले थे और इन्होंने बीज को पंजाब के घरेलू बीज से मिलाकर इन दोनों को मिला करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं संकर बीज को विकसित किया था इन्होंने। तो इन्होंने मैक्सिको का बीज और पंजाब के बीज को मिलाकर उच्च उत्पादकता वाले संकर बीज की खोज की थी इन्होंने। तो इसलिए इनको यहाँ भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। अब इनको अगर ये देखें कि भारत में कब आई थी, तो 1966 से 1967 को हरित क्रांति आई थी। ओके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंत को कृषि उत्पादन के ठहराव और खदानों की कमी से पहचाना जाता है। फोर्ड फाउंडेशन टीम 1959 ने एक रिपोर्ट दी थी और इसमें क्या था कि कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की आवश्यकता की रूपरेखा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की आवश्यकता है और इनका शीर्षक क्या था? भारत की खाद्यान्न समस्या और उसके निराकरण के लिए उठाए गए कदम। और रिपोर्ट ने यह भी संस्तुति की कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिले से जो प्रगतिशील किसान चुने गए हैं उनको बेहतर तरीके और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में तत्काल और उल्लेखनीय वृद्धि हो। तो जो किसान हैं, जो हर जिले से कुछ किसानों को चुना गया है, उन्हें बेहतर तरीके बताए जाएं खेती के लिए और उन्हें सुविधाएं दी जाएं ताकि उत्पादन में तुरंत वृद्धि देखी जाए। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 में आई, तभी हरित क्रांति आई। तो ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली, जिसमें कृषि उत्पादन को बहुत महत्व दिया गया था। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को ठहराव और खाद्यान्नों की कमी से पहचाना गया। तो जब इन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनको ये पता चला कि कृषि उत्पादन में क्या हो रहा है, खाद्यान्नों में कमी हो रही है, कृषि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, जैसा था वैसा ही बन रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्हें खाद्यान्नों में कमी महसूस हुई या कमी पता चली, इन्होंने सर्वे किया और उसके बाद इन्हें ये भी पता चला कि जो कृषि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसके बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, तब इन्होंने कृषि के क्षेत्र में ध्यान दिया और कृषि के उत्पादन को महत्व दिया। ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली तीसरे पंचवर्षीय योजना से। ओके, पंचवर्षीय योजना तो आपको याद रखनी है। इसके वजह से ग्राम विकास में
प्रौद्योगिकी अवस्था प्रारंभ हुई, यानी अब गांव के विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए टेक्नोलॉजी आ गई। ओके, देखो विकास का चरण कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप सघन कृषि विकास कार्यक्रम और अधिक उपज किस्मों के कार्यक्रमों को शुरू किया गया। क्रम में क्या था, 1961 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम और 1964 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को 1964 में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया। तो ये दोनों कार्यक्रम लाए गए और इन्होंने इन दोनों को प्रयोग के आधार पर लागू किया था। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया और बाद में 15 राज्यों और 16 जिलों में विस्तारित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, सघन कृषि विकास कार्यक्रम आया कब था, 1961 में, और पहले शुरू में 3 जिलों में शुरू किया गया था, बाद में 15 राज्यों और 16 जिलों में। ठीक है। यद्यपि सघन कृषि विकास कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अच्छी फसल की पैदावार में सहायक हुए, पर इन दोनों कार्यक्रमों में फसल की नस्लों पर उर्वरक का कम प्रभाव पड़ा। यानी ये दोनों कार्यक्रम तो लाए गए, लेकिन लोगों को उर्वरक के बारे में जागरूकता तब भी नहीं फैला पाए। 1963 में उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाए जाने की वृद्धि हुई। 63 के टाइम तक लोगों में ये जागरूकता फैल गई थी कि उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाया जाए। गेहूं की मैक्सिको की किस्म और धान की ताईचुंग की स्थानीय किस्म से परिचय हुआ। जो गेहूं और धान का हरित क्रांति के तहत जो किस्में लाई गई थी, उनका परिचय भी हुआ। मैक्सिको के बीज में सिंचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता पाई गई। यानी देखो कितना बड़ा अंतर आया। मैक्सिको का बीज जब लाया गया तो अगर भूमि सिंचित है तो उसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता पाई गई, जबकि मौजूदा किस्म की पैदावार कितनी थी, मात्र 1.2 टन थी। तो देखिए कितना अंतर हो गया। तभी तो कहते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा था, गेहूं और धान पर। एक और परिवर्तन IR धान 8 और उच्च पैदावार किस्मों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का को अपनाने से आया। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज को इस तरह से तैयार किया गया कि वे पानी और उर्वरक के प्रति संवेदनशील हो, अपितु इन बीजों ने कीटनाशकों के उपयोग को आवश्यक बना दिया, क्योंकि कीड़ों और खरपतवार से उनकी बहुत क्षति हुई। तो देखिए कुछ अच्छा था तो इनकी बुराई थी। ये उच्च पैदावार तो हो रहे थे, इनकी पैदावार बढ़ गई, पानी और उर्वरक मिलने से इनकी पैदावार अच्छी होने लगी। ये बीज ऐसे थे ज्वार, बाजरा, धान, लेकिन इनमें क्या हुआ, कीड़े और खरपतवार की वृद्धि भी हो गई, तो अब इनमें कीटनाशक का उपयोग ज़रूरी बना दिया। उच्च पैदावार वाली किस्मों का कृषि की कीमतों पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। इसने विशेष रूप से ज़मीन की 1 इकाई की कीमत बढ़ा दी, लेकिन उत्पादन की प्रति इकाई कीमत में वृद्धि नहीं बढ़ी। आप देख रहे हैं कितना अंतर बढ़ रहा है कि ज़मीन की इकाई में कीमत बढ़ गई, पर उत्पादन की कीमत में वृद्धि नहीं हुई। तकनीकी के उपयोग के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक आदानों के उपयोग से गैर श्रमिक बाजार की तरफ झुकाव हो गया। हरित क्रांति स्वभावतया ही चयनशील और विशिष्ट लक्ष्य की योजना थी। यह प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए थी जहां पर अनुकूल प्रारंभिक परिस्थितियां मौजूद थीं, जैसे सिंचाई की सुविधा। इसके अतिरिक्त गेहूं के संरक्षण की तकनीकी भारतीय परिस्थिति में चावल और अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सफलतापूर्वक अपनाई गई। तो देखिए, अब मैंने बताया था कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, गेहूं पर। तो यह योजना प्रारंभिक अवस्था में संपन्न किसानों के लिए थी जो नई तकनीकी में निवेश करने में सक्षम थे, यानी ग्रामीण किसान जो गरीब वर्ग था उसके लिए यह योजना ज़्यादा कारगर नहीं रही। इसने बड़े किसानों को यांत्रिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। ट्रैक्टर और संयुक्त हार्वेस्टर का उपयोग भी अधिक होने लगा और इस उपयोग को भी बढ़ावा मिल गया। ठीक है। नई तकनीकी के उपयोग से श्रमिकों में वृद्धि और श्रमिकों का पलायन दोनों हुआ। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा में श्रमिकों की मौसमी मांग में वृद्धि और आपूर्ति देश के मध्य और पूर्वी श्रमिकों के पलायन से हुई। तो क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा में श्रमिकों की वृद्धि होने लगी, लोग मांग करने लगे। जब गेहूं की फसल आ रही है, जब धान की फसल आ रही है, उस समय श्रमिकों की बहुत अधिक मांग होने लगी। लोगों को अधिक मात्रा में काम करने वाले चाहिए होते थे, जबकि मध्य और पूर्वी भाग में अब वो श्रमिक आएंगे कहाँ से, तो वो पलायन कर रहे थे कहाँ से, मध्य और पूर्वी भाग से।
क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी फसल कहाँ हो रही थी? पंजाब और हरियाणा में, हरित क्रांति से। हरित क्रांति के असमान वितरण के फलस्वरूप देश के कुछ हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न में वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का प्रयोग इन राज्यों में हुआ था। तो यहाँ पे लोग, ये जो पलायन वाला किस्सा है वो भी इसी से रिलेटेड है कि लोग यहाँ की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ की तरफ पलायन कर रहे थे, यानी कहीं पे श्रमिकों की मांग बढ़ रही थी और कहीं पे बिल्कुल भी उनकी कोई मांग नहीं थी। तो इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी